हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सिक्स सेमेस्टर के हिस्ट्री सब्जेक्ट के बारे में, जो कि आता है आपका स्किल इनहेंसमेंट कोर्स के अंतर्गत। आपकी बुक का नाम है भारत में रेडियो और सिनेमा। हम यूनिट वन को पढ़ रहे हैं। यूनिट वन में 3 चैप्टर हैं। 2 चैप्टर ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं, जिनकी वीडियोस हमारे चैनल पर अपलोडेड है। आप जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं। आपके यूनिट वन का नाम है भारत में प्रसारण औपनिवेशिक काल। मतलब कि भारत में जो ब्रॉडकास्टिंग की सर्विस थी, वो ब्रिटिश जब भारत में थे उस समय किस प्रकार की थी, इसके बारे में आपका यूनिट वन कंप्लीटली है। आज का जो चैप्टर 3 है, भारत छोड़ो आंदोलन और कांग्रेस रेडियो के ऊपर है। इस चैप्टर में मेनली हम क्या बात करेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन किस प्रकार बढ़ाया गया, और साथ में जो कांग्रेस रेडियो क्या था। ठीक है, ब्रिटिश सरकार से बचकर लोगों ने किस प्रकार इस रेडियो को आगे बढ़ाया और किस प्रकार ब्रिटिश सरकार ने उन लोगों को पकड़ा, इसके बारे में मेनली ये चैप्टर है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें स्टडी से रिलेटेड वीडियोस के लिए और इस बुक के और ज्यादा चैप्टर्स के लिए। सरल लेकिन शक्तिशाली नारा था क्विट इंडिया, मतलब कि भारत छोड़ो ने 9 अगस्त 1942 को ऐतिहासिक भारत छोड़ो क्रांति को जन्म दिया। तो आप कह सकते हैं कि भारत में आजादी के लिए बहुत बड़े बड़े स्तर पर आंदोलन किए गए। उनमें से एक महत्वपूर्ण और एक प्रसिद्ध जो आंदोलन था या क्रांति थी, वो थी भारत छोड़ो, जो कि कब शुरू हुई, 9 अगस्त 1942 को शुरू की गई। पूरा भारत अपनी आजादी के लिए संघर्ष कर रहा था। आजादी के लिए कांग्रेस ने बड़े स्तर पर संघर्ष किए और देश को आजादी दिलाई। तो जैसा कि आपको पता है कि जो कांग्रेस है, वो आजादी के लिए काफी पहले से ही काम कर रही थी। ठीक है, मतलब कि कांग्रेस पार्टी काफी पहले ही बन चुकी थी, जो कि भारत की आजादी के लिए काम कर रही थी। कांग्रेस के साथ साथ और भी बड़े लोग थे जो भारत की आजादी के लिए काम कर रहे थे। ठीक है, अलग अलग प्रकार के नेता क्या कर रहे थे, भारत की आजादी के लिए काम कर रहे थे। गांधी ने कहा, स्वतंत्रता से कम कुछ नहीं। 7 8 अगस्त को अखिल भारतीय कांग्रेस कम्युनिटी बॉम्बे में ग्वालियर टैंक में मिली एक प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव को अपनाया। तो गांधी ने जो महात्मा गांधी थे, उन्होंने एक बात कही कि स्वतंत्रता से कम कुछ नहीं। मतलब कि अगर आपके पास स्वतंत्रता है तो आपका सब कुछ है, अदरवाइज आपके पास कुछ भी नहीं है। फिर 7 8 अगस्त को एक कम्युनिटी, मतलब 7 8 अगस्त को जो कांग्रेस पूरी थी, आप कह सकते हैं, जिसका नाम था अखिल भारतीय कांग्रेस कम्युनिटी कमेटी। ठीक है, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, इसने 7 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन को जो प्रस्ताव था उसे अपनाया और उसको बढ़ाने में आगे मदद करी। भारत के लोगों के मन में और दिल में बसने का एक मंत्र गांधी ने दिया और कहा कि अपनी हार हर सांस के द्वारा इसे अभिव्यक्ति दे। मंत्र था करो या मरो। ठीक है, तो करो या मरो का जो मंत्र था वो महात्मा गांधी द्वारा दिया गया था। और इसके अंतर्गत क्या बताया गया कि आप इसको धारण करें, अपने मन में करें। ठीक है, अपने मन में धारण करें और इसकी अभिव्यक्ति करें। मंत्र था करो या मरो, मतलब या तो आपको आजादी के लिए काम करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको आजादी के लिए मरना पड़ेगा। 9 अगस्त 1942 की सुबह कांग्रेस के प्रसिद्ध नेताओं को हिरासत में ले लिया गया और अज्ञात स्थान पर ले जाया गया। एक संगठन के रूप में कांग्रेस को अवैध घोषित नहीं किया गया था, लेकिन इसकी प्रांतीय और राष्ट्रीय समितियों को गैर कानून घोषित कर दिया गया था। तो देखिए, 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता थे, जो कि आप कह सकते हैं कि कांग्रेस का चेहरा थे, ठीक है, उनको हिरासत में लिया गया और ऐसे ही किसी अननोन प्लेस पर ले जाके रख दिया गया, ताकि लोगों को पता न चले कि वो लोग कहाँ पर हैं। उसके साथ साथ कांग्रेस का जो संगठन था उसे अवैध तो घोषित नहीं किया गया। ठीक है, अवैध का मतलब कि अब वो किसी काम का नहीं है या फिर वो गलत काम करने के लिए नामी है। ठीक है, तो अवैध तो घोषित नहीं किया गया, लेकिन उसके प्रांतीय और राष्ट्रीय समितियां, प्रांत में और जो राष्ट्र में जो समितियां या ग्रुप्स बने हुए थे, उनके काम को अवैध और गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। कांग्रेस संगठन के अंदर होने वाले समाचार में अचानक खराबी खराबी आ गई। इसके अलावा कठोर सेंसरशिप ने राष्ट्रवादी प्रेस के माध्यम से संगठन के नेताओं से अपने समर्थन के जनसमूहों तक निर्देश के नियमित प्रसार को भी रोक दिया। अब इसको समझिए कि जब कांग्रेस आजादी के लिए काम कर रही थी, तो उस समय मेनली जो आप कह सकते हैं कि समाचार पहुंचाने के लिए कुछ ही चीजों का प्रयोग किया जाता था। आप कह सकते हैं कि सूत्रों का हो गया, कि लोगों के
जो लोगों के छुपे हुए लोग हो गए जो कि काम करा करते थे, ठीक है। साथ में समाचार पत्र हो गए और रेडियो हो गया, ठीक है। तो ये दो तीन चीजें थी जो कि बड़े स्तर पर समाचार प्रस्तुत करना या फिर लोगों को जानकारी देने का काम करती थी। कांग्रेस संगठन के अंदर अचानक समाचार की खराबी का मतलब है कि अब लोगों के बीच में जो खबरें थी वो नहीं पहुंच पा रही थी एक दूसरे तक, लोग नहीं जान पा रहे थे कि क्या चल रहा है। इसके अलावा कठोर सेंसरशिप, मतलब कि गवर्नमेंट ने जो प्रिंटिंग प्रेस है उसके ऊपर बहुत सारे कड़े नियम लगा दिए थे, और भी जो बाकी प्रेस थी उन सब पे कड़े नियम लगा दिए थे कि आप गवर्नमेंट से बिना पूछे कोई भी चीज प्रस्तुत नहीं कर सकते, ना ही उसे प्रिंट कर सकते हो, ना ही उसे रेडियो के थ्रू बता सकते हो, ठीक है। तो काफी ज्यादा कठोर नियम थे, इसीलिए लोगों को पता नहीं चल रहा था जो कांग्रेस के नेता थे कि क्या हो रहा है। ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस के लोगों के बीच बातचीत करने वाले सभी माध्यमों को रद्द कर दिया था, और ब्रिटिश सरकार ने इसके साथ ही मीडिया और प्रेस किस भी सभी स्वतंत्रता छीन ली, जिसके अंतर्गत वह कोई चीज बिना सरकार के प्रिंट नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो क्या किया गया, ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस के लोगों के बीच में जो बातचीत करने के माध्यम थे, जैसे समाचार पत्र हो गया, रेडियो हो गया, इस सबको रद्द कर दिया। साथ के साथ जो ब्रिटिश सरकार ने इसके मीडिया, जो प्रिंट मीडिया है और मीडिया और प्रेस, इसकी सारी की सारी स्वतंत्रता छीन ली थी, ठीक है। अब वो बिना गवर्नमेंट की परमिशन के कुछ भी प्रिंट नहीं कर सकते थे, जिससे कि गवर्नमेंट को एक फायदा ये था कि गवर्नमेंट को जो हिंसा हो रही है उससे बच रही थी, ठीक है। आगे बढ़े, कांग्रेस के सूत्रों को अवैध बना दिया गया, और दूसरी और मीडिया पर लगाए गए कड़े नियम के जवाब में तुरंत भूमिगत प्रेस का उदय हुआ। अब देखिए, जब जैसे ही गवर्नमेंट ने किस पर, मीडिया पर कड़े नियम लगा दिए, तो लोगों ने, मतलब जो आम लोग थे जो कि स्वतंत्रता के लिए काम कर रहे थे, उन्होंने भूमिगत प्रेस का उदय किया, भूमिगत प्रेस बना दी। इस भूमिगत आंदोलन के नेताओं में जयप्रकाश नारायण, आरपी गोयनका, बीजू पटनायक, चुटभाई पुराणिकी, सुचेता कृपलानी, अरुण अरुणा सफा अली, अच्युत पटवर्धन, राम मनोहर लोहिया जैसे उल्लेखनीय व्यक्ति शामिल थे। जो भूमिगत आंदोलन हुआ, मतलब कि आप कह सकते हैं कि इस आंदोलन के अंतर्गत जो प्रिंटिंग प्रेस का काम था वो काम इन लोगों को करना था। तो इस आंदोलन में बड़े बड़े लोग शामिल थे, ठीक है, जिनका नाम आप कह सकते हैं कि इसमें स्वतंत्रता में काफी ज्यादा मान्य रखता है। उनका मानना था कि भूमिगत आंदोलन का लक्ष्य था लोगों के मनोबल को बनाए रखना, जिसके लिए उन्हें राष्ट्रव्यापी कार्यकर्ताओं को कमान की एक श्रृंखला दिशा नेतृत्व का स्रोत प्रदान करना था। तो उन लोगों का मानना था जिन्होंने भूमिगत आंदोलन शुरू किया कि लोगों का मनोबल ना गिरे, मनोबल को उठाने के लिए हमने ये आंदोलन शुरू किया है, क्योंकि गवर्नमेंट ने कई सारे काम करे, कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, रेडियो और प्रेस और मीडिया जितनी भी चीजें हैं उन सबकी, जितनी आप कह सकते हैं स्वतंत्रता को छीन लिया, तो लोगों को कुछ भी पता नहीं चल रहा था, उन्हें लग रहा था कि अब सब कुछ गवर्नमेंट के कब्जे में है, ठीक है। तो इस चीज को देखते हुए लोगों का मनोबल ना गिरे, इसीलिए बड़े बड़े लोगों ने क्या करा, राष्ट्रव्यापी स्तर पर भूमिगत आंदोलन को शुरू किया। अब आगे बात करें, कांग्रेस रेडियो ट्रांसमीटर विकसित करना। अब इसमें हम देखेंगे इस वाले टॉपिक में कि किस प्रकार कांग्रेस रेडियो का जो ट्रांसमीटर है वो विकसित हुआ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। उषा उषा और उनके सहयोगियों ने सबसे पहले अगस्त 1942 के सत्र में के दौरान कांग्रेस रेडियो शुरू करने का प्रस्ताव रखा, ठीक है। उषा, जो कि आगे हम बताएंगे, ये काफी एक मेन पर्सन भी है, ठीक है, महिला है। तो इन्होंने और उनके साथियों ने, ग्रुप ऑफ पीपल्स ने क्या करा, अगस्त 1942 में एक सत्र के दौरान कांग्रेस रेडियो को बनाने का प्रस्ताव रखा कि हम एक ऐसा रेडियो बनाते हैं जो कि कांग्रेस के अंतर्गत होगा, कांग्रेस से रिलेटेड और गवर्नमेंट के खिलाफ जितनी भी न्यूज़ेस है वो प्रस्तुत करेगा जनता के सामने। भारत के लोगों के साथ संवाद करने का सबसे प्रभावी तरीका भी क्या था, रेडियो ही था। जब प्रेस को बंद कर दिया जाता है और समाचार पत्र प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं, तो एक ट्रांसमीटर जनता होने वाली घटनाओं से परिचित करने में काफी मदद करता है, ठीक है। तो जिस प्रकार गवर्नमेंट ने प्रेस के और मीडिया के जो स्वतंत्रता है वो छीन ली थी, तो लोगों को सच्चाई पता नहीं चल रही थी, तो इसके लिए जो ट्रांसमीटर है वो सबसे अच्छा माध्यम है लोगों को सच्चाई बताने का। इसीलिए
बाबू भाई आदमी खाकर और अन्य साथियों ने फ्रीडम रेडियो के लिए मतलब फ्रीडम मतलब स्वतंत्र रेडियो के लिए काम करने का फैसला किया। उन्होंने भूमिगत कांग्रेस रेडियो स्टेशन की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। तो क्या करा, भूमिगत कांग्रेस रेडियो स्टेशन के नाम से जो स्थापना की गई थी रेडियो स्टेशन की, उसमें भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लोहिया उन कांग्रेस नेताओं में सबसे प्रसिद्ध थे जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस के भाषणों और कार्यक्रमों के प्रसारण में व्यवस्था करने में मदद करी थी। ठीक है, तो राम मनोहर लोहिया है, ये वाले लोहिया जो है वो राम मनोहर लोहिया है। तो ये वह नेता थे और काफी ज्यादा प्रसिद्ध थे क्योंकि जब कांग्रेस के आंदोलन चल रहा था, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन, तो उसके दौरान कांग्रेस के जितने भी बड़े बड़े भाषण हुए या कार्यक्रम हुए उनको प्रसारण करने का मतलब उनको टेलीकास्ट या फिर ब्रॉडकास्ट करने का जो काम था वो किनका था, राम मनोहर लोहिया के द्वारा था। तो ये इस तरह से वो ये लोग प्रसिद्ध हुए और इन्होंने स्वतंत्र रूप से काम किया। अब देखिए ये काम करने से क्यों प्रसिद्ध हो गए, क्योंकि प्रसारण करना कोई आम बात नहीं है। लोग गवर्नमेंट से छुप के, गवर्नमेंट आपको कभी भी हिरासत में ले सकती है और कितने साल की भी सजा हो सकती है आपको, पर इन लोगों ने, राम मनोहर लोहिया और इनके साथियों ने मिलकर ये काम किया प्रसारण का, ठीक है, और वो भी बड़े स्तर पर। 9 अगस्त को सुबह की गिरफ्तारी के तुरंत बाद राम मनोहर लोहिया ने और उनके कई व्यक्तियों ने भूमिगत रेडियो स्टेशन की योजना तैयार करना शुरू कर दिया। अब देखिए 9 अगस्त को सडनली गवर्नमेंट ने क्या करा, कांग्रेस के काफी बड़े बड़े नेता जो थे उन सबको पकड़ लिया। अब उनके पकड़ते ही राम मनोहर लोहिया उनकी पकड़ से बच गए थे। ठीक है, अब ये किस प्रकार हुआ आप इसको समझिए कि 9 अगस्त की सुबह कई लोग मीटिंग से वापसी आ रहे थे, उन्हें पकड़ लिया गया। रेडियो मतलब ठीक है, रेलवे स्टेशन पर कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, परंतु राम मनोहर लोहिया को जैसे ही पता चला कि गिरफ्तारी हो रही है वो बच गए। ठीक है, मतलब वो छुप गए और बच गए। उसके बाद उनके राम मनोहर लोहिया और उनके साथियों ने भूमिगत रेडियो स्टेशन की योजना बनाई और काम करना शुरू कर दिया। एक समाजवादी नेता और लोहिया के अनुयायी मधु लेमिया ने गुप्त रेडियो स्टेशन को आजाद रेडियो कहा, जबकि ब्रिटिश अधिकारियों ने इसे अवैध कांग्रेस रेडियो कहा। ठीक है, तो समाजवादी नेता और लोहिया मिलकर काम कर रहे थे और उनके अनुयायी थे मधु लेमी ने क्या करा, गुप्त रेडियो स्टेशन का नाम क्या दिया, आजाद रेडियो मतलब फ्रीडम रेडियो। और वहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट इस चीज को क्या कहती थी, अवैध कांग्रेस रेडियो कहा करती थी। आगे देखें, वह कांग्रेस रेडियो के लिए ट्रांसमिटिंग उपकरण डिजाइन करने के लिए नरीमन अब्रामत प्रिंटर एक इंजीनियर के पास गए जिसे रेडियो वायरलेस सिस्टम इंजीनियरिंग में अच्छा अनुभव। तो देखिए अब इसको समझिए कि अब प्लान बना लिया गया था कि अब हम एक ऐसा रेडियो स्टेशन बनाएंगे जहां से प्रसारित किए जाएंगे, जिसका नाम था आजाद रेडियो। ठीक है, जहां से न्यूज हो गई या फिर और भी समाचार हो गए, इन सबको प्रसारित किया जाएगा। अब इस चीज को बनाने के लिए ट्रांसमिटिंग उपकरण का डिजाइन करने के लिए ये लोग राम मनोहर लोहिया सहित और जो नेता थे वो लोग गए नरीमन अब्रामत प्रिंटर के पास। ठीक है, तो मेनली इस चैप्टर में हम इस व्यक्ति को प्रिंटर के नाम से जानेंगे। ठीक है, तो प्रिंटर के पास गए। ये व्यक्ति एक ऐसा इंजीनियर था जिसके पास रेडियो वायरलेस सिस्टम इंजीनियरिंग का एक अच्छा अनुभव था और इसके पास एक लाइसेंस भी था जिसके द्वारा ये क्या कर सकता था, प्रसारण कर सकता था। तो प्रिंटर और खागर दोनों साथ मिलकर कांग्रेस रेडियो स्टेशन बनाने के लिए काम कर रहे थे। ठीक है, तो प्रिंटर हो गए, खगर हो गए, ये दोनों व्यक्ति साथ मिलकर क्या कांग्रेस रेडियो स्टेशन बनाने के लिए काम कर रहे थे। प्रिंटर को एक अच्छा खासा अनुभव था कि किस प्रकार जो ट्रांसमिटिंग मशीन है उसको बनाया जाए। प्रिंटर ने सहायता के लिए अपने सहायक को भेजा जो घटकों की मरम्मत करने के लिए जिम्मेदार था। जो सहायक था उसका नाम था मिर्जा। तो प्रिंटर ने अपनी सहायता के लिए एक अपने हेल्पर मतलब सहायक को भेजा जो कि क्या घटकों चीजों की मरम्मत करने में एक अच्छा माहिर व्यक्ति था। उनके पास कुछ घटक नहीं थे जो खो गए थे। खाकर और प्रिंटर ने इन घटकों को बदलने का अन्य कंपनियों से मदद मांगी। अब क्या करा, अब ट्रांसमिटिंग मशीन बनाने के लिए, अब इसको और समझिए कि ट्रांसमिटिंग मशीन का मेन चीज क्या है, कि ये व्यक्ति जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं प्रिंटर, ये पहले ट्रांसमिटिंग का काम करा करता था, तो इसके पास कुछ पार्ट्स ऑलरेडी थे। ठीक है, उन्हीं को आगे बनाकर पूरी ट्रांसमिटिंग मशीन बनाने का काम किया जा रहा था, परंतु इन्हें पता चला कि वो बनाने के लिए कुछ पार्ट्स हैं या कुछ घटक है वो खो गए हैं और वो नहीं है।
तो खाकर और प्रिंटर ने इन घटकों को बदलने के लिए अन्य कंपनियों से क्या करी, मदद मांगी। खाकर और प्रिंटर ने इन लापता टुकड़ों को इंडिया रेडियो सर्विस और JW मेहता एंड कंपनी और इसके अलावा मोटवाने के स्वामित्व वाली शिकागो रेडियो कंपनी के एम्पलीफायर, एक पिकअप, एक वॉल्यूम कंट्रोलर और एक माइक्रोफोन की आपूर्ति करी। ठीक है, तो खाकर और प्रिंटर ने जो टुकड़े लापता थे उन सबको ढूंढा। ठीक है, अलग अलग कंपनियों में बात करें और उन जो टुकड़े थे उनको इकट्ठा किया। कौन कौन से टुकड़े थे? रेडियो कंपनी ने एक एम्पलीफायर, एक पिकअप, एक वॉल्यूम कंट्रोलर, एक माइक्रोफोन की आपूर्ति करी। प्रिंटर ने फिर रेडियो ट्रांसमीटर का निर्माण किया जो जल्द ही परीक्षण के लिए तैयार हो गया। जल्द ही ट्रांसमीटर को बलशेवर रोड स्थित रत्न महल बिल्डिंग में शिफ्ट कर दिया गया। अब क्या हुआ, जब ये ट्रांसमीटर बनके तैयार हो गया तो उसको शिफ्ट कर दिया गया कहां से? बलशेवर रोड स्थित रत्न महल बिल्डिंग के अंदर। प्रसारण 27 अगस्त 1942 को शुरू हुआ। जैसे ही ट्रांसमीटर चालू हुआ, प्रिंटर ने इसे अपने घर से दूर स्थानांतरित करने का इरादा किया, क्योंकि ब्रिटिश अधिकारियों को पता था कि उसके पास रेडियो ट्रांसमीटर और ऑपरेटिंग लाइसेंस है। तो 27 अगस्त 1942 को जो प्रसारण है वो आरंभ हुआ। ट्रांसमीटर जैसे ही चालू हुआ, जो प्रिंटर व्यक्ति है जिसको पता था कि उसने ट्रांसमीटर बनाया है, ठीक है, और गवर्नमेंट उसका पीछे करेगी, इसका एक रीजन ये था कि गवर्नमेंट को पता था कि उसके पास ऑपरेटिंग, ठीक है, और एक ट्रांसमीटर और एक ऑपरेटिंग लाइसेंस है जिसके द्वारा वो क्या कर सकता है, ट्रांसमिशन का काम कर सकता है। उषा, चूंकि उषा महतो मुख्य एंकर थी, इसीलिए वे अंग्रेजों की आंखों की किरकिरी बन गई। जो उषा महतो थी, देखिए ऊपर मैंने आपको बताया नाम से, तो इनका नाम होता है, पूरा नाम है उषा महतो। ये प्रमुख एंकर थी, मतलब कि रेडियो पे जो प्रसारण किया जाता था तो इनकी ज्यादा से ज्यादा आवाज को यूज किया जाता था। इसीलिए ये क्या थी, अंग्रेजों की आंखों में किरकिरी बन गई थी, अंग्रेजों की आंखों में चढ़ गई थी। वह एक गुजराती परिवार से ताल्लुक रखती थी और उनके पिता ब्रिटिश सरकार के जज रह चुके थे। ठीक है, तो उषा महतो कहां से, एक गुजराती फैमिली से बिलोंग करती थी। साथ के साथ इनके जो फादर थे वो ब्रिटिश सरकार के जज भी रह चुके थे। तो इनके जो फादर थे एक प्रकार से ब्रिटिश सरकार के अंदर काम कर रहे थे। ठीक है, और तो और उषा महतो थी, वो एक भारत के लिए अंतर्गत काम कर रही थी, मतलब स्वतंत्र भारत के लिए काम कर रही थी। उन्हें यह पसंद नहीं था कि उनके परिवार से कोई भी स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो। तो जो उनके जो फादर थे उषा महतो के, उन्हें नहीं पसंद था कि उनके फैमिली से कोई भी व्यक्ति भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के लिए काम करे। लेकिन उषा महतो ने आंदोलन में शामिल होने नहीं छोड़ा। जैसे ही गुप्त रेडियो के माध्यम से प्रसारण शुरू हुआ, पुलिस ने उस स्थान की तलाशी शुरू कर दी जहां से प्रसारण किया जा रहा था। प्रारंभ में सरकार ने सोचा कि जापान या जर्मनी का कोई व्यक्ति ऐसा कर रहा है, क्योंकि जापान और जर्मनी विश्व युद्ध में अंग्रेजों के खिलाफ थे। तो जैसे ही प्रसारण आरंभ हुआ, फटाफट जो पुलिस थी उन्होंने तलाशी लेना चालू कर दिया जहां से ये प्रसारण हो रहा था। कुछ समय बाद इन लोगों को लगा कि शायद ये जो काम है प्रसारण का, ये कोई जर्मनी या जापान का व्यक्ति कर रहा होगा, क्योंकि उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अंग्रेज भी, मतलब जो इंग्लैंड ब्रिटिशर्स थे वो भी शामिल थे, और उनका जो विरोधी गुट था वो था जापान का, जापान जर्मनी। ठीक है, तो ये जो ब्रिटिश ग्रुप था ये उनका विरोधी था। तो इसीलिए अंग्रेजों को लगा कि शायद ये कोई व्यक्ति है जो कि कहां से, जापान या जर्मनी से बिलोंग करता है और अंग्रेजों के खिलाफ है, इसीलिए ये काम कर रहा है। गुप्त रेडियो न केवल महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सरदार पटेल की आवाज प्रसारित करता था, बल्कि गोपाल कृष्ण गोखले के भाषण पर आधारित कहानियां भी प्रसारित करता था। तो जो गुप्त कांग्रेस रेडियो था, इसने बड़े बड़े लोगों जो प्रसिद्ध थे उनकी आवाजों को प्रसारित किया, जैसे कि महात्मा गांधी हो गए, पंडित नेहरू हो गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए, ठीक है, साथ में गोपाल कृष्ण गोखले हो गए। इन सब के बड़े बड़े भाषण हो गए, इनकी कहानियां हो गई, इनको प्रस्तुत किया, जिससे कि लोगों का जो मनोबल है वो बढ़ता रहे और लोग स्वतंत्रता के लिए ज्यादा से ज्यादा काम करें। लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक को प्रसारित किया गया। इन सभी कार्यक्रमों की निर्माता और प्रस्तुतकर्ता उषा मेहता थी। ठीक है, तो जितने भी ये जो कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, इनको बनाना और इनको प्रस्तुत करना कौन थी, उषा महतो थी। यह रेडियो प्रसारण इतना लोकप्रिय हुआ कि अच्छी संख्या में लोग प्रसारण शुरू होने से पहले ही अपने रेडियो का ट्यून कर लेते थे।
मतलब उस समय रेडियो को एक फ्रीक्वेंसी पे सेट करना पड़ता था, उसके बाद ही प्रसारण होता था, जैसे कि वर्तमान में भी होता है 93.5 हो गया या फिर 104.4 हो गया, इस प्रकार की जो फ्रीक्वेंसी होती है यहाँ पे सेट करना होता है रेडियो को। तो यह रेडियो प्रसारण इतना लोकप्रिय, मतलब इतना फेमस हो गया था कि लोग टाइम से पहले, टाइम बताया जाता था कि इस समय रेडियो पर प्रसारण किया जाएगा, तो इस टाइम से पहले ही लोग अपने रेडियो को उस फ्रीक्वेंसी पर सेट कर लेते थे ताकि कुछ भी चीज छूटे ना।